अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डाको लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नया दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और आपने जनाब कल का जो दिन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से गुजारा होगा। हमारा 76वां यौम आज़ादी था और पूरे मिली जोश व जज्बे के साथ पूरे पाकिस्तान में इसे मनाया गया है। हर छोटे बड़े ने जनाब कल अपने पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत किया है। बाहर निकलकर घरों में हर जगह हमें सब्ज़ हलाली परचम लहराते हुए जो है वो नज़र आए थे। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे थे जनाब, उनको मैं कल देख रही थी सड़कों पर कि वो निकले हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ और उन्होंने हमारे परचम के रंग के कपड़े पहने हुए हैं और जिस तरह वो मिली जोश व जज्बे के साथ कल का दिन जिस तरह हम सब ने मनाया है, तो मेरे ख्याल से इसी तरह हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। और जनाब कहते हैं, ख़ास तौर पर बड़े कहते हैं कि ज़िंदगी में ना जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले ना ज़रूर ले लेना चाहिए। और हकीकत भी यही है कि इंसान सारी ज़िंदगी सीख सीख कर ही बेहतर होता है। तो रोज़ के मामलात और अपने तजुर्बे पर गौर करने से अक्ल और दानिशमंदी भी बढ़ती है। फिर सीखना क्यों रोकें हम लोग? मगर सवाल यहाँ पे ये भी एक पैदा होता है कि सीखा कैसे जाए। पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में आपने सबक हासिल करने के लिए ना मुशाहिदा करना है, गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम में से बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं और जिनमें अलमिया ये है कि फिर वो गलतियाँ करते ही चले जाते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो हमें अपनी गलतियों से सीखने की आदत जो है ना वो अपनानी चाहिए। बल्कि समझदार मेरे ख्याल से वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से भी अपने लिए कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो बात होती है ना वो गौर करने की होती है, फोकस रहने की होती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीखने के लिए ना आजिज़ाना रवैया भी इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आपकी बेहतरी के लिए कुछ कहे तो खामोशी से उसे बर्दाश्त कर ले। और ये चीज़ मेरे ख्याल से कई कामों में ना हमारे इर्द गिर्द के लोगों का तजुर्बा हमसे कहीं ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज़ हमसे बड़े होते हैं और वो इस दुनिया को, इस माहौल को ज़्यादा अच्छे तरीके से, सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। और ऐसे लोगों से तो ख़ुद सवाल करके भी मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछते रहना चाहिए। अना को दरमियान में नहीं लेकर आना चाहिए। और अगर हम अपनी अना को हमेशा अहमियत देंगे ना तो कोई दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तो हम खुद ही अपनी जो बढ़ती हुई कामयाबी है ना उसमें एक फुल स्टॉप ज़रूर लगा लेंगे। तो हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड जो है ना वो अपनाना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और एक दिन खुद ही सबसे बेहतर आप लोग ज़रूर हो जाएंगे। जो सीखने का अमल होता है ना, इसको कभी भी हमें रोकना नहीं चाहिए है। जहाँ से भी आपको कोई एक लफ्ज़ भी अगर कोई आपको बता रहा है ना और आपको कोई सिखा रहा है, आपकी दुरुस्तगी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका उस्ताद है। अगर आपने उसने अगर आपको एक लफ्ज़ भी बताया है, तो इसलिए जहाँ से आपको जो भी मिले सीखने को, मुस्बत सीखने को, तो वो ज़रूर आपने सीखना है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जाना है। तो जनाब हमारा कल का दिन भी बड़ा अच्छा रहा। हमने आपसे मुलाकात की, यहाँ पर अपने हीरोज़ से आपकी मुलाकात करवाई और इसी तरह बेशतर जो मज़ीद 14 अगस्त के हवाले से भी हमने आपसे बात की थी। और आज का दिन भी यूं ही गुजरेगा और ये जो 2 घंटे हैं इसमें हमारे पास इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन पर बात करना अशद ज़रूरत है आज के दौर की या इस वक्त की, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं जिनके बारे में बात करना, जिनके बारे में हल ढूंढना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगी कि ना पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं हो पाएगी। आराम से आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना कि आप कौन होते हैं हमें कुछ बताने वाले,
हम तो पहले ही से सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ख़ुद के ऊपर शायद एतमाद नहीं होता। तो इसलिए आपको अपने ऊपर एतमाद रख कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जनाब, दौरे हाजिर में वालिदैन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी अपने बच्चों का बेहतरीन रिश्ता तलाश करना। और हम सुनते हैं और ये देखते भी हैं कि लड़कियों के वालिदैन उनकी शादी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि लड़के वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद इनकार कर दिया जाता है। लेकिन अब हालात ये भी आ चुके हैं कि लड़कों के घर वाले भी अब उनके रिश्ते ना होने की वजह से परेशान नजर आते हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ के लगभग जो लड़कियां और लड़के इस वक्त मौजूद हैं जिनके वालिदैन अच्छे और मुनासिब रिश्तों की राह तक रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के हर तीसरे घर में शादी के मुंतज़िर लड़के और लड़कियों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, और जिसकी वजह से उनकी उम्रें ढलती जा रही हैं। और इस परेशानी की असल वजह रिश्तों की कमी नहीं है, बल्कि रिश्तों का मयार पूरा ना होना है। हर लड़की के वालिदैन के अपने मायार होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके जो होने वाले दामाद हैं उनमें तमाम तर खूबियाँ मौजूद हों, खूबरू भी हो, तालीम याफ्ता भी हो, साबिर हैसियत भी हो, ज़ाती घर हो लड़के का, बड़ी गाड़ी हो, अच्छी नौकरी हो या फिर सेटल्ड कारोबार हो। और अगर लड़की ने आला तालीम हासिल कर रखी है तो वालिदैन की एक और ख्वाहिश होती है कि लड़का उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। हमारी बेटी जिस घर में शादी करके जाए वहाँ लड़के के भाई बहनों की शादी हो चुकी हो। अगर लड़के के भाई हैं तो उनका अपना एक अलग से घर हो, उनकी अलग से नौकरी हो या उनका अलग से कारोबार हो। लड़का हर लिहाज से खुद मुख्तार हो ताकि उनकी जो बेटी है ना वो किसी भी तरह की उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी बसर करे। इसी तरह अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो लड़के के वालिदैन और घर दीगर जितने भी अफराद उनके होते हैं उनके अपने मायार बना रखे होते हैं कि उनके घर में जो आने वाली बहू है वो साहिब हैसियत और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, आला तालीम याफ्ता भी हो, पुरकशिश भी हो और गोरी रंगत की मालिक भी हो। तो क्या ही बात है, दुबली पतली हो, दराज कद हो, खुश शक्ल हो, खुश लिबास भी हो, उमूरे खानादारी की माहिर भी हो सके तो डॉक्टर भी हो जाए या इंजीनियर हो जाए या बैंक में जॉब करती हो। बेशक बाद में हमने जॉब करने की पाबंदी ही आयद करनी है और इजाज़त नहीं देनी है। तो आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं कि रिश्ते जो है वो लड़के के या फिर खाल लड़कियों के नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी मेन वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, मुआशी फैक्टर कितना इसमें जो है अपना रोल प्ले करता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नुमान मलिक इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पोइट हैं, राइटर भी हैं। नुमान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। नुमान, शादियां ना होने की क्या वजूहात, आपको मेन वजूहात क्या लगती हैं? देखिए, शादियां ना होने की जो मेन वजूहात हैं वो हमने जो है वैल्यूज़ के ऊपर और मयारात के ऊपर जो है वो हमने एक फ्रेमिंग की होती है। और हम ये कहते हैं कि हम जब तक इस फ्रेम में सामने वाला नहीं हमें नज़र आएगा और जब तक हमारे मेयार के मुताबिक नहीं उतरेगा तो हम इस स्टेप को जो है ना वो नहीं ले सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत नज़रिया है। इससे वो आपके जो टॉपिक आपने जहाँ से आगाज़ किया है कि उम्र का जो निकल जाना है वो यही है कि वालिदैन जो है चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से, वो इंतज़ार में रहते हैं कि आज इसकी कमाई ज़्यादा हो जाएगी, कल इसकी कमाई ज़्यादा होगी, परसों इसके पैसे डबल होंगे, या अच्छे कॉज पे या अच्छे पैसे पे ये जब ज़िंदगी गुजारेगा तब हम अपनी बेटी की या बेटे की शादी करेंगे। तो इस पे अकबर का एक शेर मैं कोट करता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए मुख्तसरन। कहते हैं, नहीं इस बात की पुरसश कि उल्फत अल्लाह कितनी है, सब यही पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है। तो देखिए, जब तक हम फ्रेमिंग के दायरे से बाहर नहीं ना निकलेंगे तो हम इसी जो बौखलाहट का शिकार रहेंगे, कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, क्योंकि हमने मयारात के ऊपर रहना शुरू कर दिया, मयारात के ऊपर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया और इस पे जो है ना वो बस कह लें या ट्रेन कह लें वो निकल जाती है।
तो ये मेन फैक्टर्स हैं सोसाइटी पे। जो अदम तवाजुन है उसकी जो अहम शक्ल है वो ये है कि हमने जब मेयार एक बनाया, हाँ जी। जब हमारे मेयार पे अगला नहीं आया तो हमने वेट एंड सी वाले मामले में हम लेकिन वेटिंग रूम में ये बैठे वाले रहे। जो मयारात हैं जिसको मैंने कोट भी किया है अपने इंट्रो में कि हम लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं कि नौकरी अच्छी होनी चाहिए लड़के की, या तो सेटल्ड बिजनेस हो, अलग घर हो, उसका बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर ना हो, वो खुद मुख्तार हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर लड़की नौकरी कर रही है तो उसे सबसे पहले डिमांड की जाती है कि आप अच्छी अगर नौकरी आप शादी से पहले कर रहे हैं तो शादी के बाद आपको आपके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है, आपको नौकरी नहीं करने दी जाती है, इजाज़त नहीं होती। क्या ये भी एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शादियां नहीं हो पा रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो पाबंदी के डिसिप्लिन, ये जो पाबंदी आयद की जाती है, ये इस पे भी मेन जो फैक्टर है वो यही है कि जब आपको बहुत ज़्यादा पाबंद किया जाता है कि आपने ये मामला नहीं करना या ये जॉब को जारी नहीं रखना, तो जब वालिदैन को ये चीज़ का पता चलता है वो कहते हैं कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। और मैंने आपको बताया कि हम उस फेज़ में रह रहे हैं कि हमने अपने मेयारात के मुताबिक ज़िंदगी को देखा है, हमने हर सोसाइटी को, हर ख़ानदान को देखा कि ये हमारे लेवल पे जब होगा, जब हमारे मेयार पे होगा, जब हमारे वैल्यूज़ के ऊपर आएगा, तभी हम ये स्टेप लेंगे। तो जिसकी वजह से आज हम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और हम इसके ऊपर जो है ना मुकम्मल दस्तरस हासिल नहीं रख पा रहे हैं। इसी वजह से ये मेन फैक्टर्स हैं कि जब आपको पहले ही पाबंद किया जाता है कि आपने तनख्वाह जो है लड़के से कहा जाता है, लड़का बल्कि जो लड़के की माँ होती है अमूमन जो मुआशरे के अंदर, वो कहते हैं ये मेरा बेटा आज भी तनख्वाह मेरे हाथ में रखता है। तो जब हम स्टार्ट में ही इस तरह की चीज़ों से करेंगे तो वो जो सामने वाली जो पार्टी है या सामने वाले लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार पता नहीं हमारी बेटी या बेटा इस घर में खुश रहेगा या नहीं रह सकेगा। तो हम फिर वहीं पे जो है ना उसी स्टेज पे आके हम वापस जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ये जो तो किस तरह इन तमाम तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? क्या एक जो मुआशी फैक्टर है, फाइनेंशियल फैक्टर, वो भी इसमें आ जाता है? और बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? बेहतर इसलिए किया जाता है कि हमने कॉम्प्रोमाइजिंग जोन में हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए कि अगर एक साहब की तनख्वाह इतनी है तो हमें उसी पे ही गुजारा करना चाहिए और हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए। आप देखिए गांव देहातों की अगर बात करें, वहाँ पे बहुत अर्ली शादी की जाती है और वहाँ पे हर सारे मामलात को वो कॉम्प्रोमाइजिंग जोन में। ये तो शहरों की ज़िंदगी ऐसी है कि जहाँ पे हमने मेयारात के ऊपर जो है ना वो हमने जो जांचना शुरू कर दिया है। तो हमें जो है ना अर्ली स्पेक्टर्स पे जो है ना जो उनकी स्टेजेस हैं, जैसे वो तनख्वाह जितनी मर्जी कमाए, अगर उस पर घर चलता हो तो हमें वो स्टेप ले लेना चाहिए। तो उस पर कंट्रोल हो सकता है ना, इस मामले को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मयार किस तरह का सेट करना चाहिए? मतलब कि ज़ाहरी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि क्या चीज़ें, कारोबार है, गाड़ी है, उसका घर है, या ये देखना चाहिए कि वो जो शख्स है वो कितना अच्छा है, उसकी अखलाकियात कितनी अच्छी है, वो वैल्यूज़ जो है आपकी उसको कितना मैटर करती हैं, या बाकी चीज़ें इक़दार हैं, आपकी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, उनको लेकर चलता है या नहीं लेकर चलता? जी मैं इसमें समझता हूँ कि वो जो उसकी किरदार साजी, उसके अखलाकियात किस तरह नौयत के हैं, किस तरह के हैं, और वो एक अच्छे खानदान से उसका ताल्लुक है और साहिब इल्म है, तो बेशक वो ज़्यादा अर्निंग नहीं करता है, लेकिन अगर साहिब इल्म है और अच्छी सीरत का है, और सूरत इसमें इतनी मैटर नहीं करती। हम लोग सूरत के ऊपर ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन सूरत इस पे मैटर नहीं करती। अच्छे ख़ानदान का है, साहिब इल्म है और गुजारा भी अच्छा उसके साथ हो सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये हमें देखना चाहिए इस हवाले से। तो ये लड़की वालों को देखना चाहिए और लड़के वालों को भी क्या क्या देखना चाहिए? क्योंकि वो तो कहते हैं हमें लड़की एक तो खूबसूरत भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, और लेकिन हमने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ों को भी देखा जाइए कि एक स्टैंडर्ड्स है ना हमारे, हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी अपने सेट कर रखे हैं, हमने बाकी स्टैंडर्ड्स भी अपने सेट कर रखे हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स से क्या नीचे आ सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल आ सकते हैं, अगर हम आना चाहें तो हम इस स्टैंडर्ड से नीचे जो है बिल्कुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी। तो हमने अपनी इस वैल्यूज़ को अब हमने खुद अप किया है, इसमें कोई कसूरवार नहीं। हम कहें जी फलां की वजह से ये रिश्ता नहीं हुआ, उसकी वजह से उसने ये हर्डल्स क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके कसूरवार और जिम्मेदार हम खुद लोग हैं, क्योंकि हम मेयारात, वही बात तो वही है, मेयारात के ऊपर हम जो है डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी कह ले कि हमारे ये जो रिश्ते अब मयारों पे चल रहे हैं। आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे कि हम लोग जाते हैं, जिस तरह पहले भी हमने ये हमारे घरों में आम प्रैक्टिस है कि हमारे घरों में अगर कोई हमारा रिश्ता देखने आता है तो वो पहली दफ़ा आते हैं, फिर बार बार
एक कह ले कि लाइन लग जाती है कि हर दफा हमने आके लड़की को देखना है। आप लड़की देखने आ रहे हैं, आप कोई शोपीस देखने नहीं आ रहे। इस चीज़ का भी हमें, ये अखलाकियात होती हैं हमारी, ये बेसिक आप कह ले कि वैल्यूज़ हैं जो हमें सिखाई जाती हैं कि आप कोई शोपीस देखने नहीं आ रहे हैं। और दूसरा, जहेज़ के ऊपर आके भी बहुत से रिश्ते जो है वो उनसे इनकार कर दिया जाता है या नहीं भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि जहेज में क्या मिलेगा और क्या चीज़ें ये लेकर आएगी। अगर ये इस स्टेज पे नहीं है कि ज़्यादा आपका बेटा चाहे उतना कमा नहीं रहा हो, लेकिन आपको जहेज में गाड़ी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमने वो एक फ्रेम सेट किया है ना कि अगर ये चीज़ें होंगी तो है, नहीं होंगी तो खुदा हाफिज, ये मामला हमने कर दिया है, जिसकी वजह से जो है ना हम बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सी जो ख़वातीन हैं या मेल हजरात की अगर बात करें तो वो एज उस दायरे से भी बाहर वो लोग बेचारे हो जाते हैं और वो शादी की। इस पर एक हिस्से मजाक ही मैं आपको एक बात शेयर करता चलूँ। एक रिश्ते वाले ना किसी के घर, यानी कि लड़की वालों के घर पे आए ना, उन्होंने कहा अभी ना हमारी बेटी पढ़ रही है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं। यानी कि ये अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है थोड़ा सा ना, हम इसको चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि अगले की जो बात है वो क्या है, या हमारी बात, हम ना तो हम किसी की बात समझने को तैयार हैं और ना ही हम अपनी बात किसी को समझा पा रहे हैं कि हमारी ये चीज़ें हैं। और अगला कहता है कि यार अभी मैं इस फेज़ में नहीं हूँ, मैं अभी नहीं ये स्टेप ले सकता। तो हम कहते हैं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं हम दूसरा रिश्ता देख लेंगे। तो जहाँ पे आपका माइंड सेट है, जहाँ पे आपको आप समझते हैं कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है या एक साहिब इल्म शख्स है, तो मेरा ख्याल है ये स्टेप ले लेना चाहिए और बड़ी अर्ली स्टेज पे जो है ना जो ले लेना चाहिए, ताकि जो बाद में चीज़ें ना वो बिगाड़ की तरफ ना जाएं, वो बिगाड़ का सबब ना बने। बिगाड़ तो ये बनता जा रहा है और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये बिगाड़ हमारे माशरे में पैदा हो चुका है, क्योंकि एक एलीट क्लास कह लें या मिडिल क्लास कह लें कि उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए, अब उनको देखते देखते जो बाकी क्लासेस हैं वो फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो फिर कर्ज उठा के अपनी बेटी को जहेज भी देते हैं, आलीशान, फिर उन्होंने फिर जनाब इवेंट्स भी करने हैं, तो वो कर्ज उनके सरों पे मौजूद होता है, लेकिन उन्होंने इवेंट्स करने से बाज नहीं आना। जिनकी जो स्टार्ट है वही डिमांड होगी ना, तो वो बाद में उसको चीज़ें दे भी देंगे ना, तो वो तंग ही करेगा और वो लड़की को वो परेशान ही करते हैं, तंग ही करते हैं कि आप हम ये ला के दें, ये ला के दें, फिर डिमांड शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से घरेलू नाचाकी के सबब जो है वो तलाक का सामना भी होना पड़ता है बाद में जाके। ये वहीं से जब तक डिमांड्स ख़त्म नहीं करेंगे हम लोग, तो ये चीज़ों में हम मजबूती और पुख्तगी ये नहीं ला सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और ये चीज़ें जो है हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। लास्ट पे क्या आप कमेंट या क्या पैगाम देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? जी लास्ट में यही कमेंट है कि हमें अगर अच्छी सीरत वाला और अच्छे किरदार वाला साहिब इल्म और मुनासिब तनख्वाह वाला अगर हमें मिलता है तो हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए। और मैं आखिर में एक हिस्से मज़ाक की आखिरी बात करते इजाज़त चाहता हूँ। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो बहुत खूबसूरत मज़ाक निगार है, वो कहते हैं दुनिया में एक जोड़ा कामयाब है। वो उनका नुक्ता निगाह, वो कहते हैं वो जराबों का जोड़ा है। तो और दूसरी उनकी ये खूबसूरत बात है कि हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारी सबसे बड़ी अखबार का नाम जंग है। तो हम बातें तो अमन पसंद की करते हैं, लेकिन अखबार का नाम तो जंग रखा हुआ है हमने। तो देखिए ये जब तक हम सोसाइटीज को भी वो करेंगे तो हम इस बिल्कुल ऐसे से बाहर नहीं आ सकेंगे। हम लोगों से ही सोसाइटी मिलकर बनती है, तो हमें ही अपने ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्हें कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो बेजा के हमने मटेरियलिस्टिक हम लोग बन चुके हैं ना, इनमें से थोड़ी सी अपनी ईगो, अपनी अना निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं कि ख़वातीन जो है 30 का अगर फिगर वो पार कर जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये तो बुढ़ी हो चुकी है, इससे कौन शादी करेगा। और अगर दूसरी तरफ मर्द हजरात को देखा जाए, वो अगर 40 साल के भी हैं तो उन्हें चाहिए 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर लिए ना, इन्हें भी बेहतर करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहीं पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले जिस हॉट इशू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो बढ़ता ही जा रहा है कि लड़के और लड़कियां इस वक्त कवारे बैठे हुए हैं और उनके रिश्ते जो है वो नहीं मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियां कि उनकी उम्रें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसकी एक वजह हमारे सामने आई कि हमने स्टैंडर्ड्स अपने बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हमने बहुत ज़्यादा अपने हाई कर रखे हैं। तो उसकी वजह से जनाब एक तो रिश्ते कम पड़ते जा रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। दूसरा कि एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। जो
फिज़िकली तो इसमें हम इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन मेंटली भी बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब रहना शुरू हो चुके हैं। और सिर्फ वो लड़के वो लड़कियां ही नहीं, इसकी वजह से जो पूरे घर के अफराद होते हैं, वालिदैन होते हैं, वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली ये किस तरह हमें डिस्टर्ब करता है, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हम किस तरह हो जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने योगा की तरफ चलना है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा और हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या जिम नहीं जा सकते हैं, तो योगा के थ्रू हमें बताइए कि हम किस तरह अपना वेट कम कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए, हमें टिप्स देने के लिए सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और योगा के टिप्स सुलाफ़े से ले लेते हैं। तो उसके बाद वापस आएंगे तो हम अपने इसी टॉपिक पर दोबारा से रोशनी डालेंगे। अभी सुलाफ़े की तरफ चलते हैं। सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी और आज मैं सबका फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ कि योगा आप किस तरह अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं योगा की टेक्निक्स के ज़रिए, एक्यूप्रेशर के ज़रिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए। और एक्सरसाइज उसके अंदर नहीं आ रही, यानी कि पोस्चर्स नहीं आ रहे। कितनी खुशी की बात है आज। तो मैंने कहा आज मैं प्रेशर पॉइंट्स बताऊँ जो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के होंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगी कि किस तरह से हम उसको परफॉर्म करें तो आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कितनी खुशी की बात है और फैट लॉस भी आएगा, फिक्र ना करें। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रेशर पॉइंट नंबर 1 नहीं, उससे पहले एफर्मेशन। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को ये कहा, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जितनी भी सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की आपकी जो एफर्मेशंस हैं उनको कमरे में लिख लें और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आई एम लूजिंग वेट डे बाय डे। इसको आप अपने कमरे की दीवार पर लगा लें, चिपका लें, ताकि अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें और पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने डे का आगाज़ करें। अब प्रेशर पॉइंट आएगा पहला। हम बात करते हैं हमेशा रिंग फिंगर की। रिंग फिंगर के इस पॉइंट पर आपने इसको प्रेस किए रखना है 1 मिनट तक। इसको आप करेंगे 3 से 4 दफ़ा या 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, बट हाथ में उस टाइम दर्द शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमने जेंटल रहना है। तो 1 मिनट तक आपने किया, उसके बाद आप इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। इस तरह से आपने रिंग फिंगर का ये प्रेशर पॉइंट किया और उसके बाद आपका वेट रिड्यूस होगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको स्केल पर इसका फ़र्क भी नज़र आएगा, लेकिन साथ ही साथ डाइट और एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़रूरी है, जो कि ज़ाहिर रहेगी। हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। प्रेशर पॉइंट नंबर 2 जो कि आपकी एपेटाइट को सप्रेस करेगा, वो होगा ये आपके नोज़ और लिप्स के दरमियान जो जगह होती है, इस जगह को आपने प्रेस किया। ये बॉडी के मेरिडियंस होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर यानी प्रेशर डालने से ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने 1 मिनट तक इसको प्रेस किया। कीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट एंड एक्सेल। 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे। तो आपके ये प्रेशर पॉइंट है, ये आपके एपेटाइट को सप्रेस करेगा, आपके हंगर को यानी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ जो क्रेविंग आपको हो रही होती है, मीठा खाना है, आपका दिल कर रहा होता है रात को एकदम कि मैं जंक फूड खाऊं, तो उससे आपकी क्रेविंग जैसे ही आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे इस चीज़ के साथ, तो ऑब्वियसली इमोशनल ईटिंग नहीं करेंगे और वेट भी रिड्यूस होगा, फैट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ साथ। लेकिन कोशिश करें कि अर्ली डिनर कर लें, यानी कि मगरिब का टाइम यानी सनसेट का टाइम, जो कि आपका समझ लें कि जैसे ही सूरज गुरूब हो उसी टाइम पर आपने अपना खाना इसी के आसपास आपने खा लेना है। तीसरा प्रेशर पॉइंट जिस पर हम आते हैं वो कान के साथ होता है, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि सेकंड एयर रिंग होती है, इस साइड पे आपने इसको प्रेस किए रखना है और ये 1 मिनट तक आप करेंगे 2 से 3 दफ़ा और उसके बाद आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं 1 मिनट के बाद और इससे आपका वेट रिड्यूस होगा। ब्रीदिंग क्या होगी, सिंपल, आपने इनहेल किया फ्रॉम योर नोज 3 सेकेंड्स में एंड एक्सेल किया 4 या 5 सेकेंड्स के अंदर, और जैसे ही आप एक्सेल करेंगे इसको आपने स्क्वीज करना है। अगेन इनहेल 3 seconds and exhale 4 या 5 सेकेंड्स में। जितना आप एक्सेल करेंगे उतना ही आपका फैट लॉस होगा, यानी कि आपका फैट, हम जिसे कहते हैं कैजुअल जुबान में कि फैट टूटता है, जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जाएगा और वो जाएगा आपकी एक्सेलेशन से। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते, कार्डियो कर रहे होते, तब भी जब आप ब्रीथ करते हैं तो उससे भी आपका फैट लॉस होता है। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप्स या ये छोटा सा सेगमेंट
और साथ ही साथ ये आसान सी टिप्स पसंद आई होंगी, लेकिन इसके साथ आपका फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको स्केल पर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, जागो लाहौर को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक आई। ठीक है जनाब, सराफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी और वेट लॉस जर्नी के हवाले से उन्होंने आपको बताया कि किस तरह आप घर पे बैठ के इजीली आराम से जनाब योगा के थ्रू अपना जो वेट है वो कम कर सकते हैं। तो सराफ़े आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और किताबें वैसे भी कहा जाता है कि इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं। तो आज कौन सी किताब से हमारा तारुफ करवाने जा रहे हैं? प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे जानते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनीबा। आज जो किताब हमारे पास है वो बहुत ही दिलचस्प है और वो किताब है कामयाब ख़ानदानी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ की तामीर व तरक्की के रहनुमा उसूल। ये मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान की किताब है। पाकिस्तान के अक्सर घराने इनके नाम से वाकिफ़ हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आलिम दीन है। कुछ अर्सा पहले ही भारत में इनका इंतकाल हुआ। इनका तखस्सुस ये है कि ये दीन को, इस्लाम को जदीद पैराए में बयान करते हैं और कुछ ऐसे लोग जो मॉडर्न लोग हैं कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स का कुरानी नुक्ता नज़र से हल पेश करते हैं। ये हमेशा से कोशिशें होती आई हैं, आलम इस्लाम में ये होती रहेंगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और ये मज़हब यहाँ पे रहने के लिए आया है और इस मज़हब में खैर है, भलाई है, इंसाफ है, अमन है और सलामती है। इसलिए ये हर इंसान के लिए अच्छा है कि वो इस मज़हब को इख्तियार कर ले, ये हमारा ईमान है। तो इसलिए जितने उलमाए कराम हैं उन्होंने जो जदीद ज़िंदगी है, जो ज़ाहिर है मटीरियल ओरिएंटेड या मटीरियलिस्टिक लाइफ है, उससे जो लोग मुतासर होते हैं, चमक दमक से मुतासर होते हैं, जिनका वो प्रॉब्लम हो जाता है, वो बिल्कुल इसी दुनिया को अव्वल व आखिर मान लेते हैं, मतमाय नज़र बना लेते हैं, उनके लिए फिर उलमाए कराम गाहे बगाहे इस तरह के जो किताबें हैं या इस तरह की कोशिशें हैं वो करते रहते हैं। तो मैं आपको चंद चीज़ें इसमें से सुनाता हूँ। गैर फितरी तमन्ना एक छोटा सा मजमून है। ये किताब छोटे छोटे मज़ामीन पे मबनी है। आपको याद होगा कि ये जो नौजवान बच्चों को या नौजवान लड़कों लड़कियों को, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके शादी होने वाली है या जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा ज़िंदगी के पहले दूसरे साल में है, इनके लिए बहुत अच्छी हिकायात पे मबनी जो होती हैं हिदायत दी जाती हैं या उनको नसीहतें की जाती हैं, पंदो नसाए जो होती हैं वो उनको दी जाती हैं। तो ये सिलसिला भी मुसलमान बुज़ुर्गों ने गाहे बगाहे जारी रखा, जिसमें आपको याद होगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने अकबरी की मिरातुल अरूस के नाम पे पूरा एक नावल लिख दिया, जिसमें असगरी की कहानी और अकबरी की कहानी। तो अकबरी जो है वो एक बुरी मिसाल है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। असगरी एक अच्छी मिसाल थी कि वैसा शादीशुदा लड़की को, यानी जो नई नो ब्याहता दुल्हन है, उसको इस तरह का होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की ये वाली किताब है, ये भी उन मुखातबीन के लिए है जो जिनकी शादी अभी हुई है। तो ये देखिएगा, उन्होंने कहा कि मशहूर हिंदुस्तानी सिंगर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना बहुत मकबूल हुआ कि वो हर माँ बाप के दिल की धड़कन बन गया। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने जब इसको गाया तो वो शिद्दत तासुर से रो पड़े। इस गाने में बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कुछ अशार कहता है। उसका हिस्सा ये है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। आगे मौलाना लिखते हैं कि यह बात फितरत के कानून के ख़िलाफ़ है। मौजूदा दुनिया में किसी लड़के या लड़की को इस तरह का सुख और प्यार नहीं मिल सकता। ऐसी हालत में मज़कूरा किस्म के सुख और प्यार को ज़ौजैन के लिए कामयाब ज़िंदगी का मायार बताना ज़ौजैन के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इसके नतीजे में दोनों के अंदर गैर हकीकत पसंदाना जहन बनता है। ये एक इस तरह, यानी जैसे बुज़ुर्ग अच्छे तरीके से समझाते हैं कि बेटा बज़ाहिर ये चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हें इससे मोहतात रहना चाहिए, इस पे ईमान नहीं लाना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक बड़ा खूबसूरत मजमून है छोटा सा, सूरत या सीरत। अक्सर नौजवान ये ख्वाब देखते रहते हैं कि उनको खूबसूरत बीवी मिल जाए। ज़ाहिर अब इसके मुखातबीन जो हैं ये मर्द हैं, मगर ये सिर्फ़ एक नादानी की ख्वाहिश है। नाम नहाद खूबसूरत औरत
अक्सर पुर मसाइल बीवी यानी प्रॉब्लम वाइफ साबित होती है। ऐसी औरत की दिलकशी सिर्फ चंद दिन की होती है और उसके बाद सारा जुनून ख़त्म हो जाता है। हकीकत यह है कि निकाह के मामले में आदमी को असल अहमियत सीरत को देनी चाहिए। आगे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैंने बाकायदा इसको एनसर्कल किया कि अपने नाजरीन के साथ शेयर करूँगा। उन्होंने लिखा कि गॉर्जियस वुमेन फील ब्यूटी इज़ द ओनली एसेट एंड दे कैन नॉट बियर द एजिंग। मैरिलिन मोनरो जो बहुत मशहूर अदाकारा थी, मैरिलिन मोनरो जिसे कहते हैं, वन ऑफ द प्रिटीएस्ट वुमेन टू इमर्ज फ्रॉम हॉलीवुड इज स्टेटेड टू हैव वेप्ट बिटरली व्हेन शी सॉ फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ रिंकल्स इन द मिरर। मैरिलिन मोनरो जो कि हुस्न का मयार थी, पहली दफ़ा जब उसने यहाँ झुर्री देखी, एक अपना झुर्रियों भरा चेहरा अभी नहीं देखा, पहली दफ़ा एक रिंकल आई तो वो फूट फूट के रोने लग पड़ी। तो ये फितरत का, हम यही कहते हैं कि कामयाब ज़िंदगी जो है वो फितरत के डिज़ाइन को समझने में और उसके बाद उस डिज़ाइन के मुताबिक अमल करने में है। इसी का नाम कामयाब ज़िंदगी है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। इन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि हर घर की बहुत सी ज़रूरियात होती हैं। मुश्तरक ख़ानदान का तरीका अपने नतीजे के एतबार से बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन इसकी कीमत है और वो कीमत है पीछे हटने की स्पिरिट। तो पीछे हटने की स्पिरिट एक आखिरी चीज़, इससे पहले कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आपको वो जो 30 सेकंड इन्होंने बताए हुए हैं कि 30 सेकंड क्या होते हैं, वो बहुत ही शानदार चीज़ है। मुझे नज़र आई तो मैंने उसी वक्त ही इसको पेज को टर्न कर लिया। मैंने कहा कि ये बताए बगैर तो चारा नहीं है। उन्होंने कहा फार्मूला ऑफ 30 सेकंड क्या है। हर मनफी जज्बा, मसलन गुस्सा वगैरह का मामला ये है कि जब वो भड़कता है तो अपने आप भड़कता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर वो एक हद के अंदर ही रहता है। हद से आगे जाने के लिए ज़रूरत होती है कि कोई उसको बूस्ट करे, बढ़ावा देने वाला हो। ये बढ़ावा देने वाला ख़ुद कोई इंसान होता है। अगर आदमी अपनी तरफ से बूस्ट फराहम ना करे तो हर मनफी जज्बा थोड़ी देर के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मनफी जज्बे के बारे में कुदरत का, फितरत का कानून ये है कि वो पैदा होने के बाद 30 सेकंड तक ऊपर जाता है। उसके बाद अगर उसको मज़ीद बूस्ट ना मिले तो 30 सेकंड के बाद वो फितरी तौर पे नीचे आने लगता है। ये है फार्मूला ऑफ 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड आप इंतज़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से को पी लें, इंतज़ार करें, पीने की कोशिश करें, तो उसके बाद जो गुस्से में लिए गए डिसीजंस, गुस्से में की गई बातें जो घर बर्बाद कर देती हैं, उससे आप बच सकते हैं। क्या बात है जनाब, एक बहुत ही शानदार किताब है जिससे हमारा और आपका तारुफ करवाया गया है प्रोफेसर अहमद हमाद साहब की तरफ से। और लास्ट जो उन्होंने हमें बताया है 30 सेकंड का फार्मूला के किस तरह आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं, जनाब बहुत ही शानदार मुझे लगा है। तो मैं भी इसको ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी और आपको भी चाहूँगी कि इसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद कीजिए। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर। और जनाब जिस तरह हम रिश्तों के हवाले से, मैरिज इशू के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि शादियां नहीं हो रही हैं हमारे माशरे में, ख़ास वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उन दोनों की तरफ से जनाब हमें रिश्ते की तलाश रहती है। और ख़ास तौर पर लड़कियों की तरफ से जनाब उन्हें कहा जाता है कि 30 से बड़ी होगी हैं तो इनका रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलेगा, या जो भी हमने स्टैंडर्ड्स जो हैं जिसके बारे में हमने पहले गुफ्तगू की है अपने सेगमेंट में कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर ली हैं, एक मयार अपने बना लिए। हर ख़ानदान के, हर फैमिली के अपने अपने मयारात हैं जिन पर जब तक वो पूरा नहीं उतरते हैं हम लोग शादियां नहीं करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे और किस तरह हमारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, किस तरह इन तमाम तर चीज़ों की वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली ये हमें कितना डिस्टर्ब रखता है। लड़कियों को तो ये रखता ही रखता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो वालिदैन होते हैं वो भी परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारे बहन भाई जो छोटे होते हैं वो भी एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। एक स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है आपके पूरे घर में। तो किस तरह इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, किस तरह इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेरी परवेज़ हैं, माहिर नफ्सियात हैं और स्काइप के थ्रू वो हमसे जनाब बात करेंगी। मेरी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। कैसी हैं आप? ठीक है मेरी?
बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी जिस तरह मैं बात कर रही थी कि मैरिजेस इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लड़कियां भी बैठी हुई हैं शादी की तलाश में, लड़के भी बैठे हुए हैं शादी की तलाश में और एक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या वजह है कि शादियां नहीं हो रही हैं और लेकिन अभी भी लोग मौजूद हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं? बिल्कुल। अच्छा मुनीबा, हमने डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात की है, थैंक्स टू योर प्लेटफॉर्म एंड द शो एज वेल। जहाँ तक बात है कि शादी और उसके जो एक्सपेक्टेशंस और जो स्टैंडर्ड्स हमने सोसाइटी में सेट किए हुए हैं, वो बिलाशुबा रीज़न बन सकता है इंसान के स्ट्रेस का। आप अगर जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिक चलती रहती है, क्रॉनिक का मतलब ये है कि अगर वो एक लंबे अरसे तक चलती रहेगी तो उस लंबे अरसे की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का जो है वो शक्ल इख्तियार कर ले। ठीक है, अब अगर हम बात करें शादी की, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है स्पेसिफिकली, वो क्यों इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट कर सकते हैं। अब किसी का आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि हम शायद ज़्यादा सेंसिटिव हो गए क्योंकि स्टैंडर्ड्स तो पहले से ही ऐसे थे, या शायद पहले और भी ज़्यादा मुश्किल थे, जहाँ पर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो आपने मैच करना, और अगर वो क्राइटेरिया मैच नहीं करता तो शायद आप जो है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट मैरिड। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ रही थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, माँ बाप कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का, हम इस बात को डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर बच्चा जो है तकरीबन 400 जेनेटिक्स के साथ जो है वो पैदा हुआ है, तो उसके अंदर से जो उसका माँ बाप का जीन्स जो वो कैरी कर रहा है वो एंटायर चीज़ वो नहीं है। तो उसने बड़ी एक अच्छी एनालॉजी दी कि उसने कहा कि आप एक रिवॉल्वर, जिसमें वो एक भरे हुए रिवॉल्वर के साथ तो पैदा हुए हैं, लेकिन वो ट्रिगर कब दबेगा वो काफी हद तक आपके और आपकी इन्वायरमेंट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अपनी जिंदगी के डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट चीजों से अफेक्ट होते हैं। कोई इंसान जो है वो अपने बचपन में अपनी फैमिली में होते हुए प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्ट होता है, कोई फाइनेंसिस की वजह से होता है, और कुछ इस तरह के जो मामलात है जिसके अंदर जो कि आपकी जिंदगी के बड़े फैसले हैं जैसे कि शादी, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो शादी डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। व्हाई? क्योंकि वो हमने इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट बनाया है या उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी है। तो दिस इज़ वाई वो, अगर आप उसकी इतनी टेंशन ले रहे हैं कि जी ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, और ये ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि या एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी आगे मूव नहीं कर सकती है, तो ऑब्वियसली आप स्टैग्नेंट फील करते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी रुक गई है, आगे मूव नहीं कर रही है। अच्छा, ये तो मेरी एक अलग से एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, माइंडसेट कह सकते हैं कि शादी अगर नहीं हो रही है तो आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स अपने सेट कर रखे हैं, हर फैमिली के अपने मयारात हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर हमें लड़का चाहिए तो वो ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अलग से घर हो, उसकी 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए, नहीं तो सेटल्ड जो है वो कारोबार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और अगर हमें लड़की चाहिए तो उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखना, फिर उन्हें लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, उसका शक्ल भी अच्छी हो, चिट्टी गोरी हो, पढ़ी लिखी भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाद में हमने उसको इजाज़त नहीं देनी है जो है जॉब करने की। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हम लोगों ने सेट कर रखे हैं, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? ओके, अच्छा अब देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये हो सकता है कि अनपॉपुलर भी हो। हमें एक लड़के की तरफ जब तलाश होती है तो हम स्टेबिलिटी को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, घर गाड़ी ये वो। हम फैमिली को देखते हैं कि लड़की जो है वो वहाँ जाकर स्टेबल रहेगी या नहीं, अगर वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बावजूद हम ये देखना चाहते हैं कि फैमिली फाइनेंशियली कितनी सिक्योर है। एंड एट द सेम टाइम लड़का या लड़के की जो फैमिली है वो एज अ ट्रांजैक्शन ये देख रही है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, अगेन ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, ताकि हम एटलीस्ट एक पार के ऊपर हो एंड ऑल ऑफ दैट। माय पर्सनल ओपिनियन इज कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर यही आपका स्टैंडर्ड बन गया है कि आपने इंसान को इंसान की तरह नहीं देखना, बहुत से ऐसे मैंने कपल्स और उसके अलावा फैमिली काउंसलिंग के अंदर जो है लोगों को डील किया जिसमें सिर्फ इस बेसिस के ऊपर जो है रिश्ता टूट गया है कि लड़की ने ये पूछ लिया और लड़की ने ये खुद पूछ लिया कि क्या हमारे घर में मुलाजिम है,
क्या मुझे हाउस हेल्प मिलेगी? तो उनका जो जवाब था वो ये था कि वो लड़की ने खुद सवाल कर लिया। तो अगर आप एक एजुकेटेड लड़की जिसको एक्सपोजर हो दुनिया का, जो वेल ग्रूम्ड हो, वो आपको चाहिए है, तो क्या वो खुद से सवाल भी नहीं कर सकती? मेरा उनसे जब मैंने काउंटर क्वेश्चन यही किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर फैमिली कर लेती तो ठीक था, लेकिन लड़की को खुद नहीं करना चाहिए था। तो ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी कि हम अभी भी एक कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर है, एक कंफ्यूजन के अंदर है। अब इसको बेहतर कैसे किया जाए? मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक इस बारे में बात नहीं होगी तब तक शायद हमारे जहन में बात नहीं आएगी ये कि अच्छा ये भी कोई मसला हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वी हैव टू बी मोर ओपन इन द सेंस कि हमें कोई बहुत मॉडर्न, वेस्टर्न या लिबरल होने का टैग अपने आप को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचने की सलाहियत रखना कि अच्छा मेरी अगर ये डिमांड है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, तो जाहिरी बात है उसने पढ़ लिख कर सीखा है कि उसने बात कैसे करनी है, उसने सवाल कैसे करना है, उसने अपने राइट्स कैसे लेने हैं। तो अब अगर एक रिश्ता जाता है और लड़की ये डिमांड करती है कि डिमांड या रिक्वेस्ट या सवाल करती है कि क्या मेरे लिए ये चीजें अवेलेबल है, क्या शादी के बाद मुझे काम करना अलाउड है या नहीं, और वो भी वो अलाउड का लफ्ज जो है, आई नो कि इट्स अ लिटिल अनपॉपुलर, बट ये सारी चीजें हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल हमें ओपनली इस चीज को तस्लीम करना चाहिए और अपनी कंफ्यूजन को पहले दूर करें, इससे पहले कि आप किसी के घर पे जाएं और अपने आप को भी शर्मिंदा करें और उनको भी शर्मिंदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा एक ये भी सिनेरियो आ जाता है जिसकी वजह से हमारे घरों का अमूमन बहुत ज़्यादा जो माहौल है वो मायूसी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है कि अगर बड़े बच्चे की शादी नहीं हो रही, ख़ासतौर पर अगर बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही है, तो जो छोटे बहन भाई सिबलिंग्स होते हैं तब तक उनकी भी शादी नहीं हो पाती है जब तक किसी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही है, और वो फिर उल्टा उसे ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी शादी भी नहीं हो रही है। तो ये कितना डिप्रेस्ड हो सकता है, या ये एक बच्ची के लिए या जो उससे रिलेटेड रिलेशंस हैं, जैसे माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपनी बच्ची को लेके, उसके रिश्ते को लेके, तो ये कितना डिप्रेस्ड फुल हो सकता है उसके लिए? अच्छा, मैंने सवाल आप अगर हल्का सा मुझे रिपीट कर दें ब्रीफली। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि बहुत से घरों में ये भी एक चीज़ रहती है कि अगर बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है तो जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी भी तब तक शादी नहीं होती जब तक बड़ी की शादी नहीं हो रही है, और फिर छोटे बहन भाई अपनी उसी बहन को जो जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये कितना उसके लिए स्ट्रेसफुल या डिप्रेशन में जाने का ये कॉज हो सकता है, तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, आई थिंक कि फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर मुनीबा, क्योंकि फैमिली जो है वो आपका सपोर्ट सिस्टम भी है, बट एट द सेम टाइम वो ही कॉज कर सकता है आपके बहुत से प्रॉब्लम्स भी, बिकॉज जब आप जितना किसी के साथ ऑब्वियसली क्लोज हैं उतना ही ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है, वो आपके ऊपर असर रखते हैं, उनकी हर बात जो है वो आपको अफेक्ट कर सकती है। उसके अंदर आपके बहन भाई भी इंक्लूडेड हैं, आपके माँ बाप भी इंक्लूडेड हैं, आपके इन लॉज भी इंक्लूडेड है। आई थिंक ये फैमिली इन इटसेल्फ ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को बहुत देर तक अपनी अथॉरिटी के साथ एक्सप्लॉइट भी किया है अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर। जैसे हम देखते हैं कि माँ अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ या बेटी अपने बाप के साथ वो हक जताने के चक्कर के अंदर ये इस तरह के रिश्तों के अंदर हम लोगों ने एक दूसरे का फायदा उठाया है। आई थिंक कि हमारे जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइंड नहीं है, हमारी बहुत सी चीज़ें जो है वो कंफ्यूज इसलिए भी हैं बिकॉज हमारा कल्चर कोई और बात कर रहा है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो कुछ और बात कर रहा है, हम जो मीडिया देख रहे हैं वो कुछ और बात कर रहा है। मतलब जैसे आप नेटफ्लिक्स को ले लें, आप मूवीज को ले लें, अभी डिफरेंट कंप्लीटली कल्चर है। पिछले दिनों में एक स्टैंड अप कॉमेडी जो कि यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, तो वो कोट कर रहे थे ऑफ दिस सीजन कॉल्ड लव स्टोरीज, और उसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक खातून जो है वो बता रही हैं कि एक शादी जो है उससे पहले कितना ज्यादा आप एक दूसरे को जान सकते हैं, कितना नहीं, जो कि कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं था, एटलीस्ट नॉट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब आप बच्चा ये देख रहे हैं या फैमिली ये देख रही है कि दिस इज हाउ इट शुड बी, बट इन रियलिटी वो हम उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो फैमिली का जो फैब्रिक है, जो सोशल हमारा फैब्रिक है,
वो डिस्टर्ब होता चला जा रहा है और लोग बात करने के बजाय, सोचने के बजाय, मतलब मैं ये बात शायद अगर हम यही सेम बातें जो मैं और आप सोचते हैं, या मैं और आप या मेरी जनरेशन या हमसे जो नीचे जनरेशन छोटी है वो डिस्कस कर सकती है एक दूसरे के साथ, तो शायद अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली ना हो उस चीज को डिस्कस करने में, या वो आपके पेरेंट्स उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक ये जो सोशल फैब्रिक इतना डिस्टर्ब्ड है, फैमिली को वो इम्पैक्ट कर रहा है, और हमें इस चीज से अवेयर होना है कि जो चीज आप किताब में पढ़ रहे हैं, जो चीज आप मूवीज में देख रहे हैं, वो रियल लाइफ से को जरूर इंस्पायर कर सकती है, लेकिन वो 100% अप्लाई नहीं होती है, और इस वजह से हमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन पकड़ी, आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप्स जो है वो खराब हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। तो इस चीज को जहन में रखना बड़ा जरूरी है, माइंडलेस मत हो जाए ना कि मैंने और मुनीबा और मैरी कोई बात कर रहे थे तो बस इस बात को एक्सेप्ट कर लो, तस्लीम कर लो, चाहे वो मेरी जिंदगी पर अप्लाई होता है या नहीं होता। हर चीज जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके ऊपर अप्लाई शायद ना हो। अच्छा, दूसरा मेरी व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग ये जो एक मटेरियलिस्टिक फैक्टर है वो भी क्या हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में मौजूद है, जिसकी वजह से जो शादियों में डिले होता जा रहा है? और दूसरा एक ये भी फैक्टर आता है कि जी 30 अबव जो एक लड़की अगर 30 साल का उसने अरसा गुजार लिया है, 30 साल से ऊपर उसकी शादी को बड़ा मायूब समझा जाता है कि जनाब अब इसको कौन मिलेगा, अब इसकी शादी कैसे होगी। और अगर दूसरी साइड पे ही देखा जाए, अगर एक मर्द है, अगर वो 40 इयर्स का भी हो गया है तो उसे चाहिए 20 साल की लड़की या 25 साल की लड़की, ठीक है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से शादियां लेट हो रही हैं, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में। बिल्कुल, दैट्स सच अ गुड मतलब ना टॉपिक ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन कि शादियां लेट क्यों हो रही है। शादियां लेट इस वजह से भी हो रही है क्योंकि सर हम 24 साल के हो रहे हैं तो तब तक तो हमारा बैचलर्स नहीं खत्म हो रहा। हाँ। हम लोगों ने कहा है कि जी वो बैचलर्स भी, क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, तो पहले हम बैचलर्स करेंगे, फिर हम मास्टर्स करेंगे, फिर हमने एमफिल भी करना है, फिर बहुत जोर से आया तो फिर हमने पीएचडी भी कर लेनी है। फिर उसके बाद किसी को ये ख्याल आना है कि अच्छा जी हमें तो ऐसा रिश्ता चाहिए जो कि बाहर के साथ भी एफिलिएटेड हो, कि वो अब्रॉड हो, कोई फॉरेन करेंसी भी आती हो हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टेबल नहीं है। लास्ट 2 से 3 साल के अंदर स्पेशली आफ्टर कोविड इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। ब्रेन ड्रेन के अलावा लोग इतना ज्यादा जो रुझान है वो बाहर की तरफ जाने, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। देखने में देखिए मनी भाई एक बड़ा पर्सनल मैटर लगता है कि शादी करनी है, आपने रिश्ता ढूंढना है, तो ये 2 लोगों या 2 फैमिलीज के दरमियान की बात है। लेकिन अगेन आपकी जो सोसाइटी की जो पॉलिटिकल इवन जो आपकी इन्वायरमेंट चल रहा होता है वो इम्पैक्ट करता है कि क्या आज मैं शादी करके पाकिस्तान रहना चाहती हूँ अगले 30 साल 40 साल के लिए? प्रोबेबली नॉट। तो अब अगर मैंने रिश्ता देखना है तो मेरी पॉलिटिकल रीजन से लेकर, सोशल रीजन से लेकर, इंटेलेक्चुअल, फिर उसके बाद फाइनेंशियल, ये सारी चीजें जो है वो मेरे लिए मैटर कर रही होंगी, क्योंकि मैंने जब एक शादी करनी है तो आई वुड हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अच्छा मेरी फैमिली उनकी फैमिली से कितना ज्यादा अटैच हो सकती है, कितना ज्यादा एक्सेप्टेंस हो सकती है एक दूसरे को लेकर। तो मेरा ख्याल है कि हम ना बहुत सी जो ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि शायद सिर्फ सरफेस लेवल छोटी सी बात है कि किसी ने शादी करनी है तो हमारे इतने स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। आपकी लिटरली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये एक रीजन बन गया है आज कि आपने जब रिश्ता करना है तो मैंने पाकिस्तान में रहना है या मैंने नहीं रहना, अच्छा मैंने बाहर जाना है तो मैंने क्या करना है, अच्छा उनका करियर चॉइस क्या होगा। आई नो पीपल जो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोफेशन को शेम नहीं करने लगी, लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हाँ। तो आज बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो यूएस बेस्ड काम कर रहे हैं या उनकी जो काम है वो बाहर है, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। अब अगर एक आदमी जो है वो पूरी रात जाग रहा है और पूरी दिन सो रहा है तो अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पा रहा है, अगर दे पा रहा है तो कितना क्वालिटी टाइम है उसके अंदर। आई नो पीपल जो इस बेसिस के ऊपर रिश्ते रिजेक्ट करें कि ठीक है पैसे तो बहुत है लेकिन इस बंदे का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो ये क्या टाइम देगा किसी को या देगी किसी को। तो आई थिंक ये बहुत से फैक्टर्स है जो कि इंक्लूडेड है इसके अंदर। और हम एक और देन ऑब्वियसली अनदर रीजन इज कि शादियां लेट होने का एक और जो बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है, हमारी से पिछली जनरेशन ने हमारे लिए ना कोई अच्छी एग्जांपल्स नहीं छोड़ी है शादी।
अच्छा। और मेजॉरिटी जो है वो अच्छी एग्जांपल्स नहीं है। हम बच्चों ने एज किड्स हमने डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा है, Yeah. हमने अब्यूज भी देखा है, हमने रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं। ये सारा मलबा उनके ऊपर नहीं है, लेकिन ये एक रीजन बना है जिसकी वजह से लोगों का एक मिसट्रस्ट है शादी के ऊपर से। हमें कमिटमेंट इश्यूज हैं, हमें डर लगता है कि शादी शायद एक मसला है, क्योंकि शादी की वजह से दो लोगों की, दो फैमिलीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बच्चे आगे से जब आते हैं तो हमारी जो मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो बच्चों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं कि जी फाइनेंशियली अगर हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो क्योंकि हम तुम्हारी फीसें भरते हैं, क्योंकि हमारे घर खाना, क्योंकि फलाना, हमने बाहर कोई एक्टिविटी करनी है तो आप वजह। हमने बच्चों के अंदर एक गिल्ट इंड्यूस कर दिया है कि आपकी वजह से घरेलू मसाइल जो है वो बच्चे की वजह से हुए हैं। तो आई थिंक कि हम एज अ नेशन अभी एट दिस पॉइंट, ये जो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिटवीन लेट्स से 20 to 35 जो कि स्ट्रगल कर रही है, 20 to 40 आई वुड से राइट नाउ, जो स्ट्रगल कर रही है शादी के मामले को लेकर, पार्टनरशिप के मामले को लेकर, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे पास अच्छी एग्जाम्पल्स भी नहीं है कि अच्छा जब शादी होगी तो जिंदगी बेहतर होगी। मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे आज तक याद है उसकी बात, और यूनिवर्सिटी में वो कहा करती थी कि मेरी मैरिज शुड बी एन एस्केप टू अ बेटर लाइफ। एंड अगर आपकी जिंदगी एस्केप होकर आप एक बेहतर जिंदगी में नहीं जा रहे हैं तो व्हाई आर यू गेटिंग मैरिड। और मुझे उस वक्त मैं सोचती थी कि इतना डीप नहीं लगती वो बात, लेकिन आज जब मैं उसको आई लुक बैक एट इट, मैं सोचती हूँ कि नहीं, दैट वाज एक्चुअली समथिंग दैट हैव टू बी थॉट अबाउट कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप किस वजह से कर रहे हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन, इंटेंशन, रीजन टू गेट मैरिड। और अगर वाकई आपकी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही है, या चले आपको एटलीस्ट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या आप जिस तरीके से रहना चाहते हैं जिंदगी में वो नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद अपनी मर्जी से कंसेंट देकर अपनी जिंदगी को बदतर क्यों करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, मेरे ख्याल से वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की भी और कोट करने की भी ज़रूरत है, ताकि लोग जो है इस साइड पे जाएं और उन्हें पता चले कि सिर्फ बैड एग्जाम्पल्स ही नहीं, हमारे पास अच्छे लोग भी, अच्छे कपल्स भी हैं जो अच्छे तरीके से अपनी पार्टनरशिप जो है वो निभा रहे हैं। डॉक्टर मेरी परवेज़, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर मेरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर हमारे से बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।